कहानी गिले शिकवे। क्या घर छोड़कर जाने का यह तुम्हारा आखिरी फैसला है सरिता? देखो, अगर तुम एक बार इस घर से चली गई तो फिर मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊँगा, ना ही तुम्हारी मनुहार करूँगा। तुम्हें जाना हो तो बेशक चली जाओ, देखना तुम खुद अपनी मर्जी से वापस आओगी। नरेश की ऐसी बातें सुनकर एक बार तो सरिता के कदम डगमगाए, किंतु वह अपने फैसले पर अडिग थी। आज उसने ठान लिया, चाहे कुछ हो जाए वह नहीं रुकेगी और वापस इस घर में नहीं आएगी। किंतु वह जाएगी कहाँ? मायके में अब मम्मी पापा तो है नहीं और भाई भाभी के ऊपर वह बोझ नहीं बनना चाहती। थोड़ी देर रुककर और विचार करके सरिता बोली, देखो नरेश, 15 साल हो गए हमारी शादी को। हम दोनों ने शादी के नाम पर बहुत समझौते किए हैं और मुझे लगता है कि समझौते मैंने ही ज़्यादा किए हैं। फिलहाल मैं भाई के घर जा रही हूँ 4 दिन के लिए। इन 4 दिनों में या तो तुम मुझे मनाने आओगे या मैं खुद वापस आ जाऊँगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि इन 4 दिनों में तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी कर दिखाओ। ऐसा कहकर सरिता अपने मायके चली गई। उसे इस तरह अचानक आया देख भाई भाभी खुशी के साथ साथ चौंके भी। भाभी ने पूछा, सरिता, इस तरह अचानक? घर में सब ठीक तो है? हाँ भाभी, सब ठीक है, बस 4-5 दिन के लिए आई हूँ। दरअसल वहाँ रहते रहते आप लोगों की बड़ी याद आ रही थी, तो बस मिलने चली आई। हाँ हाँ सरिता, तेरा ही तो घर है, जब मन हो चली आया कर, भाई ने सिर पर हाथ फेर कर कहा। सरिता ने अपने और नरेश के बीच हुए झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया। दोपहर में वह बाहर लॉन में बैठी धूप सेक रही थी। बैठे बैठे ही विचार करने लगी, नरेश और बच्चों के लिए मैंने क्या नहीं किया। सबके सुख सुविधा और ज़रूरत का पूरा ख्याल रखा, बिना कोई शिकायत किए हुए सुबह से शाम तक उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगी रहती हूँ। लेकिन अगर किसी दिन छोटी सी भी गलती मुझसे हो जाए तो उन लोगों को स्वीकार नहीं होता, ना ही उन्हें मेरी बाकी की मेहनत दिखाई देती है। बस छोटी छोटी बात पर ही घर में तनाव का माहौल बना देते हैं। कभी अपनी कमी और गलती तो उन लोगों को दिखाई ही नहीं देती, जैसे खुद कभी गलती करते ही नहीं। अभी 5 दिन पहले ही शादी से आकर मैंने इतने सारे कपड़े धोए, थकान होने के बाद भी घर का सारा काम किया, किसी ने भी मदद नहीं की आकर। और एक छोटी सी गलती पर नरेश ने मुझे इतना सुना दिया, बेवकूफ़ और कम अकल तक कह दिया। और तो और नरेश की देखा देखी बच्चे भी चुप नहीं रहते। खाने में कुछ कम या ज़्यादा हो जाए तो वो दोनों भी सुनाने में पीछे नहीं रहते। मम्मी, रोज़ रोज़ यही दाल क्यों बनाती हो? कुछ ढंग का खाना नहीं बना सकती? जैसे अनेक जुमले वह सुन सुनकर थक चुकी है। वैसे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी बातों से, पर इस बार कुछ अधिक ही बोल दिया नरेश ने। बात छोटी सी थी, शादी से आकर घर की सफाई, कपड़े धोने और सब सहेज कर रखने में वह थक सी गई थी। ऊपर से उस दिन सिर में दर्द होने लगा, जिसकी वजह से वह कपड़े प्रेस नहीं कर पाई। सुबह नरेश के ऑफिस के लिए तैयार होते समय उसे ध्यान आया। वह जल्दी जल्दी कमीज प्रेस करने लगी। यह देख नरेश झल्ला पड़ा। फिर गुस्से में उसने सरिता को बहुत सुनाया। ऐसे ऐसे शब्द बोले जो सरिता के मन को बेध गए। वह कुछ बोलने को हुई जो नरेश को बर्दाश्त न हुआ। आखिर पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का दंभ जो था उसमें, गुस्से में ही उसे घर से चले जाने को कह दिया। उसे भी गुस्सा आया। अपने काम का तकाजा देते हुए कुछ बोल पड़ी। तब बड़ी तल्खी से नरेश बोला, मुझे तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा है और तुम्हारे बिना भी आराम से चल सकता है। जब तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता तो क्या ज़रूरत यहाँ रहने की? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता? 2 दिन बाहर जाकर देखो, मैं अकेला भी घर संभाल सकता हूँ। बात बढ़ गई दोनों के बीच और उसने सचमुच जाने का फैसला कर लिया। इस बार सोच लिया कि मेरे बिना घर चला कर दिखाएं। हालांकि मुझे पता है उन तीनों का मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्हें तो यही नहीं पता कि क्या चीज़ घर में कहाँ रखी है, घर क्या संभालेंगे। वह मुस्कुरा पड़ी। मैं अपना अहम नहीं दिखाना चाहती, पर अपनी अहमियत ज़रूर बताना चाहती हूँ उन्हें, वरना तो कोई काम असंभव नहीं होता किसी के लिए। पर बेवजह डींग नहीं हाँकनी चाहिए। सच में उसने जैसा सोचा वैसा ही हुआ।
सुबह से ही नरेश परेशान होने लगा। सुबह किसी तरह गुस्से में चाय बनाई तो चाय की पत्ती अधिक डाल दी। एकदम कड़वी चाय पीते ही मुंह कसैला हो गया। नाश्ता भी जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बना पाया। सब्जी में मसाले ज़्यादा पड़ गए और आटा गीला होने से पराठे बनाना आसान नहीं था। कितनी ही चीज़ें पूछने के लिए बच्चों ने फ़ोन किया। फिर कपड़े और घर के बाकी काम करते करते ऑफिस के लिए देर हो गई। जब सारा काम करना पड़ा तब तीनों को सरिता के घर में होने की अहमियत पता चली, लेकिन अपनी एक अकड़ के कारण वह अभी इसे मानने को तैयार नहीं था। सरिता के बिना घर का कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा था। जला और कच्चा खाने को मिला सो अलग। सरिता के रहते उन्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। यह बात उन्हें अब अच्छी तरह समझ आ रही थी। अगले दिन खाना नरेश ने होटल से मंगा लिया। वह सरिता को दिखाना चाहता था कि उसके बिना भी घर चलाया जा सकता है, पर इस बार भी वह असफल हुआ। 2-3 समय होटल का खाना खाकर तीनों की तबीयत खराब हो गई। नरेश को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। बच्चे भी कॉलेज नहीं जा पाए। जैसे तैसे 3 दिन बीते। आखिरकार तीनों ने हथियार डाल दिए। नरेश ने बच्चों के सामने ही स्वीकार किया कि घर में सरिता की जगह नहीं ली जा सकती। ये घर सिर्फ उसका नहीं बल्कि सरिता का भी है। 3 दिन में परेशान होकर अंततः उसने सरिता को वापस लाने का फैसला कर लिया। 4 दिन पूरे हुए। नरेश ने बच्चों से कहा कि वह सरिता को लेने जा रहा है। मम्मी की कद्र न करने वाले बच्चों को भी समझ आ गया था कि अकेले पापा का घर संभाल पाना संभव नहीं। उन्होंने भी कहा, पापा जल्दी जाकर मम्मी को ले आओ, हमें भी माफ़ी मांगनी है। सुबह से लेकर रात तक वो हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखती हैं और हम बुरा भला बोलकर उनका दिल दुखाते हैं। उनका बहुत निरादर किया है, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। ठीक कहते हो बेटा, वो हमारे सारे काम करती हैं, किसी बात के लिए हमें नहीं सुनाती। हमारी छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन हम लोग उनकी छोटी से छोटी गलती के लिए उन्हें सुना देते हैं। इस बार तो मैंने गुस्से में जाने क्या कुछ नहीं कह दिया उन्हें। ये भी नहीं सोचा कितनी ठेस लगी होगी उसके दिल को। वहाँ जाकर सब बताया होगा। पता नहीं उसके भैया भाभी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कैसे सामना करूँगा उनका। अब समझ में आ गया है, उसके बिना ये घर और हम तीनों बिल्कुल अधूरे हैं। अब चाहे मुझे भी माफ़ी मांगनी पड़े, पर उसे वापस लेकर ही लौटूंगा। हम भी चलते हैं पापा, आपसे नहीं मानी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। 4 दिन बीत गए, अभी तक न नरेश का फ़ोन आया न वो खुद लेने आया। बच्चों ने उसे वापस आने के लिए कॉल नहीं किया। कहीं जल्दबाजी में उससे ही तो गलती नहीं हो गई। शायद उसे इस तरह नहीं आना चाहिए था, पर क्या करती। इतने अपशब्द सुनकर वह कैसे रुकती। उसका मन बेचैन हो रहा था। दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनते ही बाहर निकल आती। बार बार फ़ोन की ओर निहारती। इंतज़ार करते करते शाम हो गई। वह सोचने लगी, क्या करूं? 4 दिन कहा था, अब वापस लौट जाऊं या थोड़ी नाराज़गी और दिखाऊं? कहीं इस नाराज़गी के चक्कर में बसा बसाया घर ना उजड़ जाए। मुझे ही हार मानकर वापस लौटना होगा। वह सामान रखने लगी। सुबह भाई के साथ ही निकल जाऊंगी। पता नहीं कैसे खा पी रहे होंगे, ज़रूर बाहर से मंगाते होंगे खाना। कहीं तबीयत तो। तभी उसके विचारों की तंद्रा भंग हुई डोरबेल की आवाज़ से। वह बाहर आ गई। भाई ने दरवाज़ा खोला। सामने नरेश और दोनों बच्चे खड़े थे, आंखों में क्षमा प्रार्थना लिए। सरिता की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, आप लोगों ने बड़ा सरप्राइज़ दिया इस बार। पहले सरिता आ गई और आज आप लोग। सरिता भाभी के साथ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी। भाभी ने छेड़ते हुए कहा, लगता है आपको पहले से ही पता था, तभी सामान पैक कर रही थी। वह मुस्कुरा दी। बच्चे उससे बात करने को उतावले थे। नरेश यह सोचकर हैरान था कि सरिता ने मायके में कुछ नहीं बताया। वह फिर भाभी के साथ खाना बनवाने रसोई में आ गई। सब्जी बन गई तो भाभी ने उसे उन लोगों के पास बैठने के लिए बाहर भेज दिया। भाई किसी काम से अंदर गए तो बच्चे उससे लिपटकर बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, घर चलिए मम्मी, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन वह धीरे से बोली, प्लीज़ अब घर चलो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह। भाई के आने से बात बीच में ही कट गई। सरिता कमरे में जाकर बैग ठीक करने लगी। रात रुककर सुबह सुबह ही वे निकल लिए।
घर पहुंचकर दोनों बेटों ने फिर से माफ़ी मांगते हुए बताया कि इन 4 दिनों में क्या क्या परेशानी झेली। वह चुपचाप सारी बातें सुनती रही। थोड़ी देर में वो दोनों नाश्ता करके कॉलेज चले गए। नरेश को नाश्ता देकर वह कमरे में आ गई। कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली। आज भी कोई कपड़ा प्रेस नहीं था। उसने खरीद कर लाई नई कमीज़ बेड पर रख दी और बैग से कपड़े निकालकर अलमारी में रखने लगी। तभी पीछे से आकर नरेश ने उसे बाहों में भर लिया। उसने ना कोई प्रतिक्रिया की और ना खुद को छुड़ाने की कोशिश, बस सिर झुकाए खड़ी रही। नरेश ने उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, बहुत अपशब्द बोले तुम्हें, सॉरी, ये पहली और अंतिम बार है। मुझसे नहीं संभल पाया तुम्हारा घर, तुम ही संभालो। तुम्हारे होने की अहमियत समझ गए हैं हम, अब ऐसे छोड़कर मत जाना। नहीं जाऊंगी, अगर आप मेरे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाएंगे तो। वचन देता हूँ, कहते हुए नरेश ने उसे फिर से अपनी बाहों में समेट लिया। सरिता ने भी अपनी बाहें नरेश के गले में डाल दी। पल भर में सारे गिले शिकवे दूर हो गए। सरिता के चेहरे पर फिर मुस्कान तैर गई। आखिर वह भी तो पति और बच्चों के बिना अधूरी थी। वह तो बस उन्हें अपनी अहमियत दिखाना चाहती थी। तो दोस्तों, थैंक यू कहानी पूरी सुनने के लिए। कहानी को लाइक अवश्य कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।